भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद 4 सदस्यों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंग हस्टिंग थे। लॉर्ड वेलिंग हस्टिंग 1773 के पहले गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी को गवर्निंग बॉडी को का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य में यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने यह सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञा तथा आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में देव शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई 1784 में। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार एक अधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधित कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए, जैसे कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्वतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रहा।
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकेलो की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीयों को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद इसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेतक इस एक्ट में मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853। इस निर्माण तत्कालीन विधायिका को सतत बनाने के लिए उनके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण थे। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्य के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका को रूप में कार्यरत हो नए सदस्यों की वृद्धि हो गई, जिससे विधान परिषद में कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई। नए 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का निर्माण कर दिया। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों यानी भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व में दिया जाना था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। 1858 भारतीय मामलों पर
ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया और वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। भारतीय अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं जैसे कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे और जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधित अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्देश करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को विशेष का अधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने को शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ाकर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 वर्ष अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी निर्धारित किए गए। गवर्नर जनरल को उनको नामांकित करने के लिए नियम बनाने का प्राधिकार प्राप्त था। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार को प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न में स्वीकृति या अस्वीकृति करने का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति को अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम मलय मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम द्वारा परिषदों या उनके कार्य क्षेत्रों का अधिकार विस्तार किया गया और उन्हें प्रतिनिधि एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी केंद्रीय विधान परिषदों में सरकार सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था रखी गई, जो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था थी।